जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आई होप कि आप खुश होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बातें की थी किसकी, लाल ग्रंथियों की। उससे पहले अपने देखा था यवला देखा था, उससे पहले हमने देखा था जीभ का अध्ययन किया था, और उससे पहले हमने किसका अध्ययन किया, दांत का अध्ययन किया था। तो ये पार्ट हो गए किसके, आहारनाल के पार्ट हो गए। इसी आहारनाल के पार्ट को लेते हुए हम एक पार्ट का अब अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन से पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं? ग्रसनी पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो आर्नाल का पार्ट होता है कौन सा, यानी ग्रसनी पार्ट, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ग्रसनी पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो ग्रसनी होती है वो भोजन में किस प्रकार सहायक होती है, भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक होती है, जो ये होती है इसका कार्य क्या होता है, और अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, पाचन होता है या नहीं होता भोजन का, उसको अपन जानेंगे डिटेल से। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, आहार यानी सॉरी अपन ग्रसनी है इसका डायग्राम बना लेंगे। आहारनाल का डायग्राम तो अपन पहले देख चुके थे, स्टार्टिंग में देख चुके थे, यानी कि फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। पाचन तंत्र के फर्स्ट पार्ट में वीडियो जांच कर लेना, वहीं पर देख चुके थे। तो अपन बना रहे हैं किसका, ग्रसनी का। कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, ग्रसनी का डायग्राम बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, नासा छिद्र। फिर ये हो गया हमारा मुख गुहा। थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं साथियों, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ये हमारा नासा छिद्र, ये मुख गुहा, ये फिर हमारी होगी क्या होगी, गर्सनी। गर्सनी फिर ये हमारा हो गया क्या हो गया इधर, ये श्वास नली हो गई। क्या हो गई, श्वास नली। ये श्वास नली हो गई, क्या हो गई, श्वास नली। तो अपन देखें कि जो ये नासा छिद्र होता है यहाँ से क्या प्रवेश करता है, वायु प्रवेश करती है, यानी कि वायु प्रवेश, वायु का प्रवेश। और मुख गुहा होता है, उससे कहा जाता है भोजन जाता है, यानी भोजन का प्रवेश, भोजन का प्रवेश। क्या किया, मुख गुहा से जो भोजन होता है और वायु होता है उसका प्रवेश कहाँ से हो रहा है, यानी कि जो श्वास नली होती है इसमें वायु जाएगी तो किस मार्ग से होकर जाएगी, ग्रसनी मार्ग से होकर जाएगी। यानी कि जो श्वास नली में वायु जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, ग्रसनी से होकर जाएगी। और भोजन जब प्रवेश कर रहा है मुख गुहा के माध्यम से फिर ग्रसिका और आमाशय में जाएगा। तो ग्रसिका और आमाशय में जो भोजन जाएगा वो कहाँ से होकर जाएगा, ग्रसनी से होकर जा रहा है। हमने देखा कि चित्र में डायग्राम में दिख रहे हैं कि जो ग्रसनी से होकर भोजन जा रहा है, तो एक वायु जा रही है यानी गैसें जा रही हैं श्वास नली में। तो अपन इसे क्या कहेंगे, ग्रसनी किसे कहेंगे, जो वायु का प्रवेश और भोजन प्रवेश का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मार्ग होता है, एक ही मार्ग होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों, ग्रसनी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रसनी नाम देंगे इसको, ग्रसनी। ग्रसनी क्या नाम देंगे इसको, ग्रसनी नाम देंगे। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो ये भोजन आ रहा है उसके बाद में अपन ये श्वास नली मिलती है, इसमें क्या मिलता है कि ढक्कन मिलता है। ग्रसनी में क्या मिलता है, ढक्कन मिलता है। ये ढक्कन देख लीजिए, ये ढक्कन हो गया। इसे अपन नाम देते हैं एपिग्लोटिस ढक्कन, घाटी ढक्कन। क्या नाम दिया इसको, एपिग्लोटिस ढक्कन, जिसे आप क्या बोलते हो, घाटी ढक्कन बोलते हो। घाटी ढक्कन क्या बोलते हो, घाटी ढक्कन। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो इसमें ग्रसनी में भोजन आया और वो किस प्रकार से ग्रसिका में जाता है, इसमें पाचक की प्रक्रिया होती है नहीं होती है। साथियों क्या है कि ग्रसनी में होता है जो पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसमें पाचक की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, पाचक की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाएंगे तो पाचक की प्रक्रिया नहीं होगी। और उसके बाद में अपन ने देखा कि जो ये भोजन किस प्रकार से नीचे आता है, या फिर ऊपर से, ये हमारी ग्रसनी हो गई, आपको दिखाई दे रही है ग्रसनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भोजन होता है ऊपर से, जब अपन भोजन लेते हैं यानी निगलते हैं तो भोजन क्या आता है, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर से मतलब गिरता है, या फिर धीरे धीरे गतियाँ करते हुए आता है। तो साथियों इसमें देखें तो अब कर्मांकुंचन गतियाँ होती हैं। ग्रसनी में कौन सी गतियाँ होती हैं, कर्मांकुंचन, कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं। कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं, जिसके माध्यम से भोजन क्या होता है, यानी कि ग्रसिका में आता है, नीचे ग्रसिका में आते हैं। तो उसके बाद में देखा अगर कर्मांकुंचन गतियाँ नहीं होंगी, कौन सी में, ग्रसनी में कर्मांकुंचन गतियाँ नहीं होंगी, तो क्या होगा, भोजन ऊपर से नीचे गिरेगा, यहाँ से लेकर यानी कि यहाँ तक गिरेगा। तो हमारी ग्रसनी है उसमें सुझाव आ सकता है, या इसको ब्लॉक भी कर सकता है भोजन।
तो इसके माध्यम से क्रमांकन कुंचन के गतियों के माध्यम से, क्रमांक कुंचन गतियों के माध्यम से क्या होता है, भोजन धीरे धीरे क्या प्रवेश करता है, ग्रसिका में प्रवेश करता है। जो साथियों ये एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, उसका क्या कार्य है, ये क्या कार्य करता है। जो ये एपिग्लोटिस ढक्कन होता है ये होता है, अपन देखें कि जो एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, जब अपन भोजन प्रवेश करते हैं यानी भोजन खाते हैं तो ये क्या होता है, भोजन निगलते हैं तो ये भोजन, ये एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, कहाँ चला जाता है, श्वास नली पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, श्वास नली पर चला जाता है। जिससे क्या होता है कि भोजन होता है जो श्वास नली में नहीं जा पाता, सीधा कहाँ चला जाता है, ग्रसिका में चला जाता है। और जब अपन श्वास लेते हैं तो यह ढक्कन क्या होता है, यहीं पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, ग्रसिका के ऊपर आ जाता है, यानी ग्रसनी के ऊपर आ जाता है। जिससे क्या होता है कि भोजन ऊपर नहीं आ सकता, वापस ऊपर नहीं आ सकता, श्वास ले अपना कैसे ले सकते हैं आसानी से। और अब एक बात बताऊं आपको कि जो भोजन निगलने की प्रक्रिया और श्वास लेने की प्रक्रिया दोनों एक साथ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है साथियों, अगर अपन एक साथ होंगी तो ये दोनों मतलब मुख होते हैं, यानी कि एपिग्लोटिस नहीं होगा, दोनों ये ग्रसिका हो गई, ये प्रिय इधर क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया, इधर श्वास नली होगी ना। तो इसमें क्या होगा कि जो अपन भोजन लेंगे तो भोजन इधर भी जाएगा, यानी ग्रसिका में भी जाएगा, नीचे ग्रसनी से होकर ग्रसिका में भी जाएगा। और जो ग्रसनी से होकर वायु आ रही है वो कहाँ जाएगी, हमारी श्वास नली में जाएगी। श्वास हो सकता है वायु के साथ क्या चल रहा है, भोजन का टुकड़ा भी चला जा सकता है। तो जिससे दोनों प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, सिर्फ श्वास नली में केवल गैसें जाएंगी, ये वायु जाएगी, क्या जाएगी, वायु जाएगी, केवल वायु जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसके बाद में एपिग्लोटिस ढक्कन का कार्य क्या होता है, जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। कई बार क्या होता है साथियों, अपन रोटी खाते हैं यानी कि भोजन खाते हैं, जल्दी से खा लेते हैं, अपना ध्यान केंद्रित नहीं होता है, भोजन पर जल्दी होती है, तो अपन क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से रोटी खाते हैं। तो क्या होता है कि श्वास नली में भोजन का टुकड़ा चला जाता है, श्वास नली में क्या चला जाता है, भोजन का टुकड़ा चला जाता है। जिससे क्या होती है कि हमारे को जलन सी महसूस होती है, और उससे क्या होता है कि अपने को खांसी आने लगती है, हिचकी जिसे बोलते हैं अपन, हिचकियाँ आने लगती है। तो ये क्यों आती है, जो भोजन चला गया, कहाँ चला गया, श्वास नली में चला गया, भोजन का टुकड़ा कहाँ चला गया, श्वास नली में चला गया। उसके बाद में अपन देखें तो जो श्वास नली में भोजन का टुकड़ा चला जाता है वो क्यों जाता है कि जो एपिग्लोटिस होता है वो तुरंत यानी श्वास नली पर नहीं आ पाता, और जल्दी से जल्दी अपन भोजन खाते रहते हैं, जिससे कहाँ चला जाता है, भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है। जब श्वास नली में भोजन का टुकड़ा चला जाता तो क्या होता, पहले तो क्या आ रही थी, श्वास नली में गैसें आ रही थी, अब क्या आ गया, भोजन का टुकड़ा आ गया। तो भोजन का टुकड़ा आएगा तो ये क्या होगा, इनके लिए तो एक विदेशी होगा ना यार ये। तो पहले तो क्या आ रही थी, गैसें आ रही थी, यानी स्वदेशी थी, वो अपना रोजाना काम चल रहा था। अब क्या आ गया, एकदम विदेशी आ गया, यार भोजन का टुकड़ा आ गया, पहला कभी नहीं आता था। तो ये क्या होता है, विदेशी लोगों का आक्रमण हो जाता है, किस में हो जाता है, श्वास नली में। जो श्वास नली में तंत्रिकाएं होती हैं, वो तंत्रिकाएं फिर सूचना पहुंचाती कहाँ, ब्रेन के पास सूचना पहुंचाती है, ब्रेन के पास सूचना पहुंचाती है कि भाई बात ऐसे है, क्या है कि हमारी श्वास नली में क्या आ गया, भोजन का टुकड़ा आ गया है, यानी विदेशी लोगों का आक्रमण हो गया है। जो फिर मस्तिष्क क्या करता है, डायफ्राम को सूचना पहुंचाता है, क्या, डायफ्राम को सूचना पहुंचाता है। इस डायफ्राम को मस्तिष्क कहता है कि भाई आपको कुछ काम है या नहीं है, या खाली बैठे रहोगे। तो ये कहता है कि भैया जी हमारे को तो काम आपने बताया नहीं, ऑर्डर तो दिया ही नहीं। तो फिर ये इसको लो बेटा ऑर्डर लो, तुरंत क्या हो गया है, श्वास नली में क्या हो गया है, भोजन का टुकड़ा आ गया है, विदेशी लोगों का आक्रमण हो गया है। तो आप इसे किसी भी प्रकार से बाहर फेंके, यानी कि बाहर निकाले भोजन के टुकड़े को। तो फिर क्या होता है, डायफ्राम में संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया, संकुचन शीतलन की प्रक्रिया होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जिससे क्या होता है, एक ध्वनि का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। और इन हिचकियों के माध्यम से जो भोजन का टुकड़ा गया हुआ है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, यानी ग्रसनी में आ जाता है। और वो ग्रसनी से होकर फिर क्रमांक कुंचन गतियों के माध्यम से कहाँ चला जाता है, यानी कि ग्रसिका में चला जाता है, नीचे चला जाता है, ग्रसिका में चला जाता है, प्रवेश कर लेता है। उसके बाद में अपन ने देखा, क्या क्या देखा, यानी कि एपिग्लोटिस देखा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि इसमें भोजन पचता है नहीं पचता है, तो इसमें भोजन नहीं पचता है। जो हिचकी आती है क्यों आती है, यानी कि डायफ्राम के संकोचन और शीतलन के कारण क्या आती है, हिचकियाँ आती है। कई लोगों का यानी बड़े बुजुर्गों का मानना होता है, क्या मानना होता है कि जो हिचकियाँ आती हैं वो याद करने से आती हैं। साथियों इसको साइंस नहीं मानता है, विज्ञान कभी भी नहीं मानता है, इस चीज़ को विज्ञान कभी भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है, जो
हिचकियाँ होती हैं वो याद करने से नहीं आती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि याद करने से भी आती हैं। उसका एक रीज़न है किस प्रकार से याद करने से आती है, तो उसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे आती हैं। अब देखते हैं जो हिचकियाँ होती है वो बड़े बुजुर्गों के हिसाब से अपन मानते हैं कि याद करने से आती है। तो साथियों मैं आपको याद कर रहा हूँ, फिर स्टूडेंट आप कैसे हो, आपको हिचकियाँ आ रही है क्या? आप मुझे याद कर रहे हो, मेरे को तो हिचकियाँ नहीं आ रही किसी प्रकार की। हिचकियाँ जब आती है मनोविज्ञान के हिसाब से, यानी मनोविज्ञान कहता है कि हिचकियाँ जब आती है भावात्मक लगाव गहरा हो, यानी भावात्मक लगाव वो जो है क्या हो, गहरा हो, और भावात्मक लगाव वो दोनों साइड से हो, दोनों साइड से हो। भावात्मक लगाव वो जो क्या हो, गहरा हो, और भावात्मक लगाव क्या हो, दोनों साइड से होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए, जिससे क्या आती है, हमारे को हिचकियाँ आती हैं। अब अपन देखें, क्या देखें कि जो हिचकी आती हैं किसके प्रति आती है, तो कभी आती है भावात्मक लगाव क्या होता है, तो भावात्मक लगाव यह है कि अपनी माँ का पुत्र के प्रति प्यार, यानी उसको याद करना। जब पुत्र को क्या आती हैं, हिचकियाँ आती हैं पुत्र को, यानी कि माता होती है जो उसके पुत्र के प्रति उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है, स्वार्थहीन होता है, यानी कि कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, उनका भावात्मक लगाव गहरा होता है। और जो भावात्मक लगाव होता है दोनों साइड से होता है, यानी कि बेटे की तरफ से भी होता है और माता की तरफ से होता है, तो क्या आती है, हिचकियाँ आती हैं। साथियों हो सकता है आपको अपनी माता की तरफ से क्या हो, स्वार्थ हो, लेकिन माता की ओर से आपकी तरफ से कोई स्वार्थ नहीं होगा। कोई भी माँ ऐसे नहीं चाहेगी कि मेरे बेटा ऐसे करे, सब ऐसा चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बने वो बने, यानी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बस इतना चाहती है। उनको कोई भी स्वार्थ नहीं है कि जो हमारे को पैसा ला के देगा, उनको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। वो केवल सोचती हैं, क्या सोचती हैं कि बस अपना काम चला ले, बस अपना काम चला ले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एपिग्लोटिस के बारे में बताया, ग्रसनी में पाचक के एंजाइम पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, भोजन का प्रवेश कहाँ से होता है, जो उभयनिष्ठ मार्ग होता है उसे ग्रसनी कहते हैं। कौन सा उभयनिष्ठ मार्ग, वायु प्रवेश और भोजन का प्रवेश होता है, उसे उस उभयनिष्ठ मार्ग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप जल्दी से इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए जल्दी से साथियों। आई होप कि आप इसे नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब अपन ग्रसनी के बारे में कुछ लिख लेते हैं, 2-3 लाइन लिख लेते हैं, जो आपने देखा कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, अभी हमने जाना उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं, ये वायु प्रवेश और भोजन प्रवेश का उभयनिष्ठ मार्ग है। भोजन प्रवेश का उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कॉमन मार्ग है। भोजन प्रवेश का क्या है, कॉमन मार्ग है, यानी उभयनिष्ठ मार्ग है। उसके बाद में अपन ने देखा कि क्या देखा, इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जिससे पाचक की प्रक्रिया नहीं होती है। पाचक की प्रक्रिया क्या है, नहीं होती है। उसके बाद में अपने देखा कि इसमें क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस ढक्कन पाया जाता है। इसमें एपिग्लोटिस गाठी ढक्कन जिसे बोलते हैं अपन, ढक्कन पाया जाता है। जो क्या करता है, भोजन को
श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अपन ने देखा कई बार क्या होता है कि भोजन का टुकड़ा होता है, कई बार भोजन का टुकड़ा कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है। भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है। क्यों चला जाता है कि हमारा भोजन पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, इसलिए भोजन का टुकड़ा कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है, जिससे हमारे को चला जाता है जिसके कारण डायफ्राम में क्या होता है, संकुचन और शीतलन होता है। संकुचन और क्या होता है, शीतलन की प्रक्रिया होती है। शीतलन की प्रक्रिया होती है। इस संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया के कारण एक ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे एक ध्वनि का निर्माण होता है। क्या होता है, एक ध्वनि का निर्माण होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। हिचकी, जिसे हम क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। हिचकी कहते हैं। साथियों, हमने जो यानी कि ग्रसनी के डायग्राम में देखा था वही उसी प्रकार लिखा है, उसको नोटिस कर दिया है व्हाइट बोर्ड पर। तो अपने क्या किया, जो ये वायु प्रवेश और भोजन प्रवेश का उभयनिष्ठ मार्ग है यानी कॉमन मार्ग है, वायु भी यानी कि प्रवेश करती है ग्रसनी से और भोजन भी प्रवेश करता है कहाँ से, ग्रसनी से। तो अपन क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ मार्ग है यानी कि कॉमन मार्ग है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। जब पाचक एंजाइम नहीं पाए जाएंगे तो इसमें पाचक की प्रक्रिया नहीं होगी, और इसमें एपिग्लोटिस यानी गाठी ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्या करता है एपिग्लोटिस ढक्कन, गाठी ढक्कन क्या कार्य करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कई बार भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है। कई बार भोजन का टुकड़ा होता है जो श्वास नली में चला जाता है। क्यों चला जाता है कि हमारा भोजन पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, या अपन क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। उससे क्या होता है कि भोजन का टुकड़ा होता है कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है, जिससे डायफ्राम होता है यानी कि उसको बाहर निकालने के लिए डायफ्राम कौन सी प्रक्रिया करता है, संकुचन शीतलन की प्रक्रिया करता है। कौन सी प्रक्रिया, संकुचन शीतलन बार बार, जिससे क्या होता है, एक ध्वनि का निर्माण होता है। क्या होता है, एक ध्वनि का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है दोस्तों, इसको जल्दी से उतार लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, जो भी दिया जाए। साथियों, आपको स्वामी क्लासेज में जो भी मिलेगा 0 लेवल से मिलेगा, यानी कि बेस्ट से बेस्ट मिलने वाला है। आई होप कि आप इसे नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। साथियों, अपन इसमें एक लाइन और नोट कर लेते हैं। कौन सी, इसमें गतियाँ कौन सी होती है, इसमें यानी ग्रसनी में कौन सी गतियाँ होती हैं, कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं। गतियों के माध्यम से भोजन होता कहाँ प्रवेश कर गया, ग्रसिका में प्रवेश कर जाता है। ग्रसिका में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है, ग्रसिका में प्रवेश कर जाता है। इस लाइन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
आई होप कि आप इसे नोट कर ले होंगे या इसका स्क्रीन शॉट ले होंगे। अपन बातें करेंगे जो भोजन कहाँ चला गया, ग्रसनी के बाद में कहाँ चला गया, कहाँ प्रवेश कर गया, ग्रसिका में प्रवेश कर गया। अब अपन बातें करेंगे ग्रसिका की यानी ग्रास नाल की। अब अपन बातें करेंगे किसकी, ग्रास नाल की बातें करेंगे यानी कि ग्रसिका की बातें करेंगे। कौन सा अंग आ गया आहार नाल का, ग्रसिका, ग्रसिका। साथियों क्या है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी अंग पढ़ाया आपने आहार नाल का मेरे से, उसमें क्या करता हूँ मैं डायग्राम के माध्यम से पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें भी ग्रसिका का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये हो गई हमारी ग्रसनी, क्या हो गई ग्रसनी। ये इधर हो गई हमारी श्वास नली, क्या होगी श्वास नली। फिर ये इधर हो गया हमारा, ये हो गई नीचे की ओर, या क्या है, ग्रसिका है। क्या है साथियों, ग्रसिका है। इसे अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रसिका। क्या कहेंगे, ग्रसिका कहेंगे, ग्रसिका कहेंगे। साथियों इसकी लंबाई होती है, यानी इसकी लंबाई होती है, वो कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और ये पहले थाई क्या था, एपिग्लोटिस थाई। अब अपने देखा कि इसकी लंबाई क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें भोजन में किस प्रकार सहायक होती है, ये ग्रसिका होती है जो भोजन में किस प्रकार सहायक होती है, भोजन के पाचक में। तो साथियों इसमें भी क्या होती है कि कर्मानुकुंचन गतियाँ होती है। क्या होती है, कर्मानुकुंचन गतियाँ, अपन नोट कर लेंगे इसमें, क्या इसमें, ग्रसिका में। इसमें कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं। क्या होती है, कर्मानुकुंचन गतियाँ होती है, जिसके माध्यम से, जिससे भोजन होता है जो कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है। भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसमें पाचक की प्रक्रिया होती है या नहीं होती है। तो साथ ही इसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, उधर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, पाचक ग्रंथियाँ भी नहीं पाई जाती हैं। तो अपन देखेंगे इसमें पाचक की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जिससे पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, प्रक्रिया नहीं होती है। पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, नहीं होती है। इसकी लंबाई होती है, वो कितनी होती है, लंबाई लिख लेते हैं अपन, ऊपर भी लिख ली है, डायग्राम में भी देखा है आपको लंबाई। इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें कौन सी गतियाँ होती है, कर्मानुकुंचन गतियाँ, जिसके माध्यम से भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में प्रवेश कर जाता है। साथियों जो इसकी लंबाई होती है कितनी होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अगर इसमें कर्मानुकुंचन गतियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, भोजन ऊपर से यानी कि यहाँ से ग्रसनी खत्म होने के बाद में क्या चलता है, हमारा कौन सा अंग चल रहा है, ग्रसिका, जो यहाँ तक होता है, आमाशय तक जुड़ा होता है। अगर इसमें कर्मानुकुंचन गतियाँ नहीं होंगी तो भोजन क्या होगा, ऊपर से जब अपन जल पिएंगे या फिर खाना खाएंगे तो ऊपर से नीचे तक दम यानी कि धमाल जैसे पड़ेगा, धमाल की तरह पड़ेगा, यानी आवाज़ आएगी, दम दम की आवाज़ आएगी, जिससे अपना आमाशय में सूजन आ सकता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रसिका में सूजन आ सकता है, ग्रसिका ब्लॉक हो सकती है। ऐसी कई समस्या होती है, जिससे क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे जाता है, कर्मानुकुंचन गतियाँ करते हुए भोजन जाता है। यानी कि जो भोजन होता है मुख गुहा के बाद में बोलस के रूप में आता है, जो ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन आता है उसे क्या कहेंगे अपन, बोलस कहते हैं। जो बोलस क्या होता है, कर्मानुकुंचन गतियाँ करते हुए कहाँ जाता है, यानी कि ग्रसनी से ग्रसिका में और ग्रसिका से फिर कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है। कौन सी गतियाँ करते हुए, कर्मानुकुंचन गतियाँ।
अगर कर्मानु कुंचन गतियाँ नहीं होंगी तो हमारा आमाशय है उसमें सूजन आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक भी हो सकता है, अपन बीमार पड़ जाएंगे, इससे हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो साथियों आपने देखा कि इसमें कौन सी गतियाँ होती, कर्मानु कुंचन गतियाँ होती है। आपके पास वही 10 सेकंड का समय, जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर इसे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। क्या लग सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। साथियों मेरा तो कहना है कि आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से, जिससे मेरा भी टाइम बचा रहे और आपका भी टाइम बचा रहे। इसके बाद में बातें करेंगे जो भोजन होता है कहाँ प्रवेश कर गया, आमाशय में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद में कौन से पार्ट की बातें करने जा रहे हैं अपन, आहार नाल के कौन से पार्ट की, आहार नाल की बातें करने जा रहे हैं, सॉरी आहार नाल के कौन से अंग की बातें करने जा रहे हैं, आमाशय की। आहार नाल के कौन से अंग की बातें करेंगे, आहार नाल की। तो इसे 10 सेकंड का समय आप जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अपन बातें करेंगे जो भोजन है कहाँ प्रवेश कर गया, आमाशय में। आमाशय की बातें करेंगे, आमाशय का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करने जा रहे हैं मेरे साथियों, आमाशय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारी ग्रसनी खत्म हो गई, हमारी ग्रसिका खत्म हुई, उसके बाद में अंग जुड़ रहा है आहारनाल का, कौन सा, आमाशय अंग जुड़ रहा है। कौन सा अंग जुड़ रहा है साथियों, आमाशय। आमाशय जिसे अपन क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं, पेट कहते हैं, साधारण भाषा में क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं, पेट कहते हैं, अंग्रेजी में स्टोमच कहते हैं। तो इसका मैं सबसे पहले क्या करूंगा साथियों, डायग्राम बनाऊंगा। तो अपन क्या बनाने जा रहे हैं, किसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं, आमाशय का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए आमाशय का डायग्राम, आमाशय का डायग्राम साथियों थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। जो हमारा होगा क्या हो गया, आमाशय हो गया। क्या हो गया, आमाशय हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। जो हमारा आमाशय होता है उसके आपने देखा कि इसमें भोजन कितनी देर तक रुकता है, 4 घंटों तक लगभग। और इसमें कितने पार्ट होते हैं, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। और भोजन कितनी देर तक रुकता है, लगभग 4 घंटे तक रुकता है, यानी 4 हावर्स तक रुकता है। तो अपन देखेंगे इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं, जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अपन देखेंगे कि जो ऊपर वाला भाग होता है इसे अपन क्या कहेंगे, जो साथियों इसमें पार्ट कितने हुए, 3 पार्ट हो गए। जो ऊपर वाला भाग है उसे क्या कहेंगे, मध्यम भाग को क्या कहेंगे। और उसके बाद में अपन जो निचले वाला भाग है गहरणी के पास यानी छोटी आंत के पास भाग है उसे अपन क्या नाम देंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ऊपर पार्ट, ये ग्रसिका खत्म होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। तो एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट तो ये हो गया, और मध्यम वाला पार्ट ये हो गया, और जो अंतिम पार्ट हो गया यानी छोटी आंत के पास, ये नीचे से छोटी आंत का भाग कौन से स्टार्ट हो गया, गहरणी स्टार्ट हो गया। अब अपन देखते हैं एक पार्ट तो ये हो गया, एक गिन लेते हैं, 1 2 3। तो इसको अपन नाम देंगे, क्या नाम देंगे साथियों, इसको अपन नाम देंगे कार्डियक, कार्डियक। इसके बाद में सेकंड वाला पार्ट, इसे अपन क्या नाम देंगे, इसे अपन नाम देंगे कार्डियक। के बाद में अपना मध्यम भाग हो गया फंडिक, कौन सा, फंडिक। और जो ये तीसरा हो गया यानी तीसरा पार्ट होगा इसे अपन नाम देंगे, क्या नाम देंगे, पाइलोरिक, पाइलोरिक। क्या नाम देंगे, पाइलोरिक। साथियों जो आमाशय होता है उसमें भोजन कितनी देर तक रुकता है, यानी 4 घंटों तक रुकता है। और उसके बाद में इसके पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा हो गया, कार्डियक, जो ऊपरी वाला भाग होता है ग्रसिका के पास। फिर उसके बाद में मध्यम भाग यानी कि मध्यम भाग का क्या नाम है, फंडिक। फिर उसके बाद में जो गहरणी यानी छोटी आंत का गहरणी भाग है उसके पास में कौन सा भाग मिलता है आमाशय का, पाइलोरिक। जो फंडिक ये कार्डियक भाग होता है इसमें क्या मिलता है हमारे को, HCl का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है।
जो कार्डियक होता है इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। और उसके बाद में फंडिक होता है, इसमें इस प्रकार की संरचना मिलती है, कांटेनुमा संरचना मिलती है, इस साइड से भी कांटेनुमा संरचना मिलती है, जिसे अपन क्या कहेंगे, इस कांटेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी। रूजी जो क्या होती है, कांटेनुमा संरचना होती है। क्या होती है, कांटेनुमा संरचना होती है। कई बार क्या होता है कि अपन समय पर भोजन नहीं खाते हैं तो क्या होते हैं, ये रूजी होती है जो उठना स्टार्ट कर देती है, यानी इस साइड की रूजी होती है जो काफ़ी हद तक इन ऊंचाई तक चले जाती है और इस साइड की इन ऊंचाई तक चले जाती है, जिससे अपने को क्या होती है कि चुभन महसूस होती है, यानी कि चूहे जैसी चुभन महसूस होती है। अपन क्या बोलते हैं कि भैया हमने तो खाना नहीं खाया, पेट में क्या कर रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। तो इस रूजी के कारण ही चूहे कूदते हैं। अपन क्या कहते हैं, इस रूजी यानी कांटेनुमा संरचना के कारण ही जब अपने को भूख लगती है तो क्या होता है, चूहा कूदने लगता है। वो रियल में चूहे नहीं कूदते हैं, वहाँ पर यही रूजी होती है जो आमाशय की दीवारों को चुभन महसूस करवाती है, यानी कि चुभती है। क्योंकि ये भोजन नहीं आने से क्या हो जाती है, ब्लॉक होने लगता है। जो हमारी ग्रंथियाँ होती है, कौन सी पीनियल ग्रंथि होती है, वो इसको मतलब समय निर्धारित करती है कि आप इसका कार्य कब करेंगे। तो हमने जिस समय अपन क्या करते हैं, सुबह 8 बजे भोजन खाते हैं, तो फिक्स है इसका कार्य क्या है, पीनियल ग्रंथि इसको कह रखी है कि तो 8 बजे ही क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, भोजन को रोकने का कार्य करेगी। तो ये भोजन को क्या करती है, यानी 4 घंटा होता है जो इसमें रुकता है, भोजन किस में रुकता है, रूजी में, यानी कि फंडिक भाग में रुकता है, आमाशय के फंडिक भाग में रुकता है। ये रूजी उसको ब्लॉक करके रखती है, रोके रखती है। तो जिससे क्या होता है कि उसका टाइम टेबल कौन सी ग्रंथि सेट करती है, यानी पीनियल ग्रंथि होती है जो क्या करती है, टाइम टेबल सेट करती है। जो 8 बजे अपन अगर भोजन नहीं किया तो यह क्या होता है, रूजी होता है जो उसको ब्लॉक करने लगता है कि इसको तो पीनियल ग्रंथि ने कह रखा कि भाई ये तेरा 8 बजे खाना आ जाएगा, आपका कार्य क्या है, इसको रोके रखना है। तो ये ब्लॉक करने लगती है, जिससे अपने को क्या होती है, चुभन महसूस होती है। अपन इसे क्या कहते हैं कि भोजन नहीं खाने से क्या हो रहा है, चूहे कूद रहे हैं पेट में, आप तो चूहे कूद रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको लिख दूं कार्डियक के बारे में, कौन से पार्ट के बारे में, कार्डियक के पार्ट, पहला पार्ट कार्डियक। जो कार्डियक होता है इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। HCl का निर्माण क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, HCl का निर्माण। उसके बाद में अपन देखा कि HCl का निर्माण हो गया, फिर इसमें यानी कि ये कौन सा भाग आएगा, नीचे दूसरा भाग हो गया फंडिक। कौन सा भाग आएगा, फंडिक। इस फंडिक में क्या होता है कि रूजी मिलती है, यानी कांटेनुमा संरचना मिलती है, कांटेनुमा संरचना होती है, जिसे अपन रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। समय पर भोजन नहीं मिलने से क्या होता है, ये चुभन महसूस करता है, महसूस करवाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, चूहे कूदना कहते हैं। कि पेट में क्या हो रहा है, चूहे कूद रहे हैं, चूहे कूदना कहते हैं। क्या कहते हैं, चूहा कूदना कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया आमाशय के फंडिक भाग, कार्डियक भाग के बारे में, फंडिक भाग के बारे में। अपन पाइलोरिक में देखते हैं। जो पाइलोरिक होता है इसमें गांठ-नुमा संरचनाएं होती है। क्या होती है, गांठ-नुमा संरचना होती है। क्या होती है, गांठ जैसी संरचनाएं होती है। इसे अपन गांठ-नुमा संरचना को क्या नाम देते हैं, जठर ग्रंथि। क्या नाम देते हैं, जठर ग्रंथि नाम देते हैं। जो इस जठर ग्रंथियाँ होती है इसमें जठर रस का स्रावित होता है, जठर रस का स्राव करती है। जो इस जठर रस होता है उसका क्या कार्य होता है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप इस आमाशय के डायग्राम को बनाइए और उसके बाद में आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपने क्या देखा, फंडिक भाग के बारे में लिख लिया, और जो पाइलोरिक हो रहा है, जो पाइलोरिक भाग है उसके बारे में अपन जठर ग्रंथियाँ मिलती है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। जठर रस में क्या कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। आई होप कि आप
आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपके पास 10 सेकंड का समय, इसे नोट कर लीजिए नोटबुक में या इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आई होप कि आप इसे नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। आप अपन बातें करेंगे कौन सी बात की, आमाशय की कौन सी बात की बातें करेंगे, तीसरे पार्ट की बातें करेंगे। तीसरा पार्ट कौन सा था? पाइलोरिक। पाइलोरिक कौन सा पार्ट था? पाइलोरिक। इसमें क्या होता है कि क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों में क्या होता है? जठर रस का मिलता है अपने को, जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है, जठर रस का स्राव। जो जठर रस होता है उसका पीएच क्या होता है? तो साथियों पीएच क्या होता है? जठर रस का पीएच क्या होता है? 1.4 से 1.2 से 1.4 तक होता है। क्या होता है इसका पीएच? 1.2 से 1.4 तक होता है। जो पाइलोरिक होती है, जो कौन सा पार्ट है? आमाशय का तीसरा पार्ट है, जो कहाँ स्थित होता है? यानी ग्रहणी के पास स्थित होता है। छोटी आंत्रों से होती है, उसके पहले पार्ट यानी ग्रहणी के पास में स्थित होता है। तो इसमें क्या मिलता है हमारे को? जठर ग्रंथियां मिलती है। वो है गांठनुमा संरचनाएं दिखाई देती है, अपन क्या नाम देते हैं? जठर ग्रंथियां। जो जठर ग्रंथियां होती है इसमें क्या मिलता है? जठर रस स्रावित होती है। और उस जठरस का पीएच होता है जो क्या होता है? 1.2 से क्या होता है? 1.4। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो जठरस होता है, जठर रस, इस जठरस में हमने को क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है हमारे को इसमें जठरस में HCl, जिसे अपन कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या मिलेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक मिलता है हमारे को क्या? पेप्सिनोजन, जो निष्क्रिय अवस्था मिलता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। एक मिलता है हमारे को, क्या मिलता है? श्लेष्मा। क्या मिलता है? श्लेष्मा। श्लेष्मा। उसके बाद में अपने को एक मिलता है क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके बाद में अपने को मिलता है एक रेनिन एंजाइम मिलता है। तो इसमें क्या क्या मिला हमारे को? जठर रस में क्या क्या मिला? एक तो मिला हमारे को, क्या मिला? HCl। फिर उसके बाद में पेप्सिनोजन। ये क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है, निष्क्रिय फॉर्म में रहता है, निष्क्रिय। उसके बाद में अपने को मिला श्लेष्मा। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या मिला? गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद में मिला अपने को रेनिन। साथियों इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन बातें करेंगे हाइड्रोक्लोरिक की, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका क्या कार्य है, भोजन में किस प्रकार सहायक होता है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे? डिटेल से जानेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय, जल्दी से आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए एक बार। साथियों मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका क्या कार्य होता है, पेप्सिनोजन कौन सी अवस्था में होता है, श्लेष्मा उसका क्या कार्य होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है उसका क्या कार्य होता है, और रेनिन होता है उसका क्या कार्य होता है। तो मेरा समय क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है साथियों। अपन इस वीडियो को यहीं पर पुश करेंगे, अगले वीडियो में बातें करेंगे अपन कौन से की जठर ग्रंथि में जठरस मिलता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जठरस में, फिर पेप्सिनोजन मिलता है, फिर श्लेष्मा, फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, फिर रेनिन, कि इनका क्या क्या कार्य होता है, भोजन में किस प्रकार सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। तो अपन इन सभी की डिटेल से अगले वीडियो में बातें करेंगे। जो HCl अम्ल होता है वो जीवाणु को नष्ट करता है। क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन को गलाने का कार्य करता है। जो पेप्सिनोजन होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसे सक्रिय करने में भी HCl का रोल होता है। जो श्लेष्मा होता है वो HCl से क्या होता है?
HCl से आमाशय की दीवारें होते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवारों को बचाने का कार्य करता है। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है उसका क्या कार्य होता है, रहने का क्या कार्य होता है, इसके बारे में अपन डिटेल्स अगले वीडियो में जानेंगे। मेरा समय क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साथियों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो अपन क्या करते हैं कि अगले वीडियो में केस के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जठरस के बारे में अध्ययन करेंगे। जठरस में क्या क्या मिलता है उसके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें, क्या करें, आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो है उसको लाइक ज़रूर लगाए वीडियो पर। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मिल रहा है स्वामी क्लासेज में, SWMI स्वामी क्लासेज में जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है। और आपको जो दिया जा रहा है मेरी तरफ से, तो आपको 0 लेवल से दिया जा रहा है। और इसके बाद ही में अपन किसकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, HCl की, पेप्सिनोजन की बातें करेंगे, सेलेस्मा की बातें करेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज की बातें करेंगे, रेनिन की बातें करेंगे। तो साथियों, आप सभी खुश रहिए, घर में बने रहिए। कोरोना के चलते आप घर से बाहर न निकले। अगर आपको इमरजेंसी काम होता है, यानी कि इमरजेंसी के लिए जाना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने को क्या लगाना है साथियों, जो मोदी जी रिक्वेस्ट करते हैं, तो अपने को क्या लगाना है, एक तो मास्क लगाना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। और 2 गज की दूरी का ध्यान अवश्य रखें। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।